हैं यार लेक्चर को रिकॉर्ड करना। खैर, तो एड्जॉर्प्शन के जो फैक्टर्स है, सरफेस एरिया, एड्जॉर्प्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। दूसरी चीज है जी आपके पास नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस में ये चीज जानते हैं कि आपके पास जितना गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, एड्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा होती है, और क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा तो एड्जॉर्प्शन कम होगी। इसका मतलब नॉन पोलर गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, तो नॉन पोलर की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होगी, और पोलर की जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगी। जी मलिक साहब। सर ये जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है और केमिकल एड्जॉर्प्शन है सर, जी इसमें सर ये बता दें कि एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी? ये बड़ा आपने मजेदार क्वेश्चन किया। ये देखें, इसमें ना मैंने आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऐड किया था, ये लास्ट में कहाँ गया? जी सर, ये ना मैंने एक ये दफा देखें, ना केमिकल पेपर एब्जॉर्प्शन में देखा था। हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, जी सर। और जो आपके पास दूसरी है वो हमेशा वो एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है ना आपके पास। तो क्वेश्चन केमिकल एब्जॉर्प्शन का आया हुआ जी था सर। एक्चुअली, कि केमिकल एब्जॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। जी सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये आपके पास आ गया जी ग्रेटर क्रिटिकल। हम क्रिटिकल टेम्परेचर के हवाले से डिस्कस कर, देखें जो आपके पास गैस है ना नॉन पोलर, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है या आपके पास बाकी हैं, तो उनके लिए ये फोर्स और होगी। और जो आपके पास पोलर गैसेज जैसे अमोनिया है, वाटर मॉपर्स हैं, तो इनकी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, इनकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। जी अकुल साहब। सर ये जो फिजियोजॉर्प्शन है ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक ही होती है, ये लेकिन एंडो इसमें भी होती हीट है। कम इवॉल्व होती है। नहीं, ये एंडो होती है आपके पास। एंडो कैसे सर? देखिए आपके पास सर ये, हमारे पास जो फिजिकल इंटरेक्शन होगा हाँ जी, हमेशा ही, ये देखे ना, ये सरफेस है। आपके पास अब्जॉर्बेट है और अब्जॉर्बेंट हाँ है। जी, तो ये देखे ना, ये आपके पास सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ये तो ये दोनों आपस में आके, जब ये आपस में आके मिल रहे हैं, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी लेट सपोज कम है, तो क्या जब ये इसके ऊपर आएगा तो क्या इससे एनर्जी इसमें ट्रांसफर नहीं होगी? बॉन्ड के अंदर देखिए, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा सर एक्सोथर्मिक जब होती है। इंटरेक्शन होगा, हाँ जी, देखिए यहाँ पर बॉन्ड नहीं बन रहा, ये वंडरवाल फोर्स बन रही है। और आपने कहाँ पढ़ा कि वंडरवाल फोर्स हमेशा एंडोथर्मिक हो एक्सोथर्मिक होगी? वंडरवाल फोर्सेस कैन बी एक्सोथर्मिक, कैन बी एंडोथर्मिक। फोर्सेस को देखें ना आप, जो बॉन्ड फॉर्मेशन की फोर्स है ना वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, जो ये एड्सॉर्प्शन है वो एक्सो एंडो दोनों हो सकते हैं। बल्कि टेम्परेचर बढ़ाने से, देख आपके उसमें मैंने क्वेश्चन स्टडी किया है तो उसके अंदर ये मेंशन है। क्या कि ये आपने पास वो लिटरेचर पढ़ा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली? आप वो लिटरेचर जरा मुझे सेंड कीजिएगा। ये देखें, अगर तो आप इसको कह रहे हैं ना फिजिकल एड्सॉर्प्शन, चले ये भी बड़ा जी जी, मजेदार क्वेश्चन आ गया, ये देखिएगा। मैं आपको सेंड करूंगा। आप मुझे लाजमी सेंड कीजिएगा। मैं आपको एक रीजन देता हूँ, क्योंकि मैं ना इसके जब ऑब्जेक्टिव लिख रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा सर्च किया था। फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं। ये देखें, आपको पता है कि जब आप लोग क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं और आप उसकी डीकलराइजेशन कर रहे हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया होगा, तो आप क्या यूज करते हैं इसके अंदर? चारकोल ही यूज करते हैं ना? जी जी। अब चारकोल किस टाइम ऐड करते हैं आप क्या नॉर्मल सॉल्यूशन में चारकोल ऐड करते हैं या बॉइलिंग? एनिमल चारकोल। आप जब उसको बॉयल कर रहे होते हैं ना, तो तब आप इसके अंदर एनिमल चारकोल ऐड करते हैं। ये बॉइलिंग के दौरान एनिमल चारकोल ऐड करने का क्या मकसद है? आवाज आवाज रुक रुक के आ रही थी। अब आ रही है आपको आवाज? कि ड्यूरिंग बॉइलिंग आप ऐड कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कलर जो जी है उसकी एड्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छी होगी जब हम बॉयल कर रहे होंगे। इसका मतलब कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो तब आने वाली गैस जो है, यानी आने वाला जो पार्टिकल है चारकोल का, वो सरफेस के ऊपर जो चीज पड़ी है, जो कलर पड़ा है, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है, मींस एनर्जी कम करेगा इसकी। इसीलिए तो आप उसको एक्सटेंसिव टेम्परेचर खुद दे रहे हैं। जिसमें हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं। इसकी दूसरी मिसाल देख लें, ये अभी ईद आने वाली है, या हमारी ये जो बहनें हैं ये गई होंगी कलर करवाने के लिए कपड़ों को, तो जब भी कपड़ों को रंगा जाता है, कलर किया जाता है, तो उसके अंदर भी आप क्या कर रहे होते हैं? आप एड्सॉर्प्शन ही करवा रहे हैं ना सरफेस के ऊपर।
तो उसके ऊपर आप टेम्परेचर को हाई करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई लिटरेचर हुआ ना इसका, जी सर। लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं ना इसको फिर एक बार स्टडी करके, अगर मेरी सर मेरे पास एक बुक। जी हेलो। जी 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 हाँ जी, चलिए आपके पास जो भी रेफरेंस है ना, आप काइंडली शेयर कीजिएगा हमारे साथ, मैं उसको देख। ये हीट एड्सॉर्प्शन है, फिजिकल जी एड्सॉर्प्शन में ये 20 किलोजूल पर मोल मिलती है, ठीक है, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में ठीक है, वो वैल्यूज होंगी ना उसकी। चलिए आपका जो रेफरेंस है ना आप शेयर कीजिएगा, वैसे मैं एक बार इसके बारे में फिर से भी देख जी लूँ। जी मेंशन किया गया है कि इसमें हीट हमारे पास इवॉल्व होती आप काइंडली जरा ये सेंड कीजिएगा मुझे, ठीक है। है। जी चलिए जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। चलिए जी, ये बड़ी अच्छी बात है, क्वेश्चंस ही हमें इम्प्रूव करते हैं। माइट भी पॉसिबल कि अगर उस जगह पर मैं गलत हूं तो बिल्कुल मुझे अपनी करेक्शन करनी चाहिए। तो वैसे ज्यादातर जो पढ़ा है ना वो यही पढ़ा है कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो बोथ बिहेवियर रखती है, क्योंकि नेचर ऑफ द पिगमेंट पे डिपेंड करती है। ये देखें ना, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में 5 किलो कैलोरीज पर मोल जो एनर्जी लिखी हुई थी, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन में 20 से 100 किलो कैलोरीज। लेकिन ये जो 5 है ये हमेशा रिलीज हो, ये कहीं नहीं पड़ा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तकरीबन इतना फर्क आता है एब्जॉर्प्शन के अंदर, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में हमेशा रिलीज ही होनी होती है, इसमें कभी एब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन है ही केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा जी, केमिजॉर्प्शन जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल होता है। तो याद रखें, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो रिवर्सिबल है ना, अगर आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक्सो है तो वो फिर एंडो भी होगा, क्योंकि जो रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाते हैं उनमें दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। फिर भी मैंने कहा ना कि इसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला एक बार दोबारा देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। टेम्परेचर जो है, देखें, लो टेम्परेचर फेवर करता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन को और हाई टेम्परेचर फेवर करता है केमिजॉर्प्शन को, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड की ब्रेकेज आसानी से हो जाती है हमारे पास। प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ज्यादा होगी, और मल्टी लेयर्स बनेंगी आपके पास सरफेस के ऊपर, जितना जितना प्रेशर ज्यादा होता चला जाएगा। तो ये सी प्रॉपर्टीज थी। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है जी? एक रिलेशन होता है। आइसोथर्म आप समझते हैं, टेम्परेचर सेम रहता है और आप क्या करते हैं, आप वेट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स को आइसोथर्म यानी एक सेम टेम्परेचर के ऊपर देखते हैं कि कितने प्रेशर के ऊपर कितनी गैस का वेट जो है वो किसी जगह पर किसी सॉलिड सरफेस पे एडजॉर्ब होगा जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। तो इसमें देख लेते हैं जी, इसमें यहाँ पर फ्रिंडलिश एब्जॉर्प्शन है, ये इसकी इक्वेशन थी, और इसके नीचे मैंने इसका ग्राफ दिया हुआ है। ये देखिएगा, प्रेशर के बढ़ने से पहले एड्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता एड्जॉर्प्शन फिर फ्लैट होती चली जाती है। यानी अगर आप इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें ना, तो जो रिलेशन है वो ये बता रहा है कि आपके पास एट द स्टार्ट, फर्ज करें यहां तक आया हूं मैं, ये वैल्यू है जी 1 2 3 4 5। तो 1 और 2 के दरमियान में जो एड्जॉर्प्शन की वैल्यू है, फर्ज कर लेते हैं जी ये 2 है, 1 है और ये 3 है। तो 1 और 2 के दरमियान में प्रेशर जब शुरू में इंक्रीज किया तो एड्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हुई। जब हम पहुंचे 5 एटीएम के ऊपर, तो अब एड्जॉर्प्शन जो है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। यानी 1 से 2 तक आपकी एड्जॉर्प्शन इंक्रीज की 2 पॉइंट्स, और फिर 3 से 5 तक, 2 से 5 तक सॉरी, आपके पास जो एड्जॉर्प्शन थी वो 0.5 तक मूव की, 2.5। इट मींस कि स्टार्ट में जब प्रेशर ज्यादा रखा जाता है तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता एड्जॉर्प्शन कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास ये लॉ था, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम इक्वल एट, हाँ जी, आपके पास यहाँ पर एक और चीज है जी, लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें कहता है कि जितने मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे हैं किसी सरफेस के ऊपर, उतने ही मॉलिक्यूल अगर रिलीज भी हो रहे हैं तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। तो ये वो आइसोथर्म है जहां पर जितने मॉलिक्यूल सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहे हैं उतने मॉलिक्यूल सरफेस से रिलीज भी हो रहे हैं। तो इसके अंदर अजम्पशन क्या की जाती है
कि आपके पास यूनिमोलिकुलर लेयर, एक यूनिमोलिकुलर लेयर बनेगी, जो गैस है उसकी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। और तीसरी इसमें जम्पशन ये होती है कि मॉलिक्यूल्स की जो थिकनेस है लेयर की, वो एक मॉलिक्यूल की थिकनेस के बराबर है। यानी आपके पास जो लेयर क्रिएट हो रही है किसी सरफेस के ऊपर, मैं अगर इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर करके बनाऊं, तो सरफेस के ऊपर जो लेयर आपकी बन रही है, फर्ज करें ये वो सरफेस है सॉलिड, और इसके ऊपर कोई लेयर है, तो इसके ऊपर जो लेयर है ना, वो एक मॉलिक्यूल के साइज जितनी क्रिएट होगी। जितना एक मॉलिक्यूल का साइज है ना, उतना इसके ऊपर नॉर्मल कंडीशंस में जो लेयर है वो बनेगी, ये वाली। तो अगर आपसे कोई पूछे इस लेयर की विड्थ कितनी है, तो आप कहेंगे जितना मॉलिक्यूल की विड्थ है उतनी इस लेयर की विड्थ इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगी। ये इसका रिलेशन है जी, डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो मैथ्स वाले तो इसको बड़ा बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप लोगों ने जब प्रेशर को x एक्सिस पे लिया, x और p फैक्टर को y पे लिया, तो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आई जिसमें आप tan थीटा में इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। एप्लीकेशन इसकी कहाँ आ रही है? डीकलराइजेशन में आ रही है, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के अंदर आ रही है, जिस तरह आप नमूना को यूज करते हैं एज एब्जॉर्बिंग एजेंट। टीएलसी आपने पढ़ा होगा, सिलिका जेल और नमूना वगैरह के बारे में। फिर हेट्रोजेनस कैटालाइसिस होते हैं, उसके अंदर आप इसको यूज करते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस मैट्रिक के अंदर लिखा हुआ है, जिसमें आप लोग पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं ऑयल की मदद से, डिटर्जेंट की मदद से। फिर एड्जॉर्प्शन थ्योरी में ये चीज आ जाती है। एड्जॉर्प्शन थ्योरी ये कहती है कि हाइड्रोजन जो है वो निकल की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होगा, जैसे मैंने बताया था आपको, और फिर वो एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएगा जो कि प्रोडक्ट की तरफ आ जाते जाते कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टिवेटेड चारकोल इज कॉमनली यूज एट एब्जॉर्ब इन क्रोमेटोग्राफी, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। फिर इसकी काइनेटिक स्टडीज की जाए तो काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन ये कहता है कि आपके पास सबस्ट्रेट किसी एंजाइम से एंजाइम की सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम की सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा, उसके बाद वो उसको एक एक्टिवेटेड फॉर्म में ले जाएगा, फिर एंजाइम अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये इसका रिलेशन था। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई। और ये आपके पास जी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि केमिकल एब्जॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। फिजिकल के बारे में पढ़ लेते हैं दोबारा से। एब्जॉर्प्शन इज एज्यूम्ड एज, अच्छा जी, अकम्पेनिड बाय, देखिए आपके पास टी डेल्टा एस की वैल्यू माइनस होनी चाहिए जब भी एड्जॉर्प्शन के बारे में आप बात करेंगे। एंथैल्पी डिक्रीज करेगी और एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगी। देखिए एंट्रोपी भी डिक्रीज कर रही है, क्यों? डिसऑर्डरनेस कम हो रही है ना, जब कोई चीज फैली हुई है। बड़ा मजेदार पॉइंट है कि एंट्रोपी कैसे हो रही है कम। ये आपके पास सरफेस है और इसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल यूं फैले हुए हैं, लेकिन जब वो इसकी सरफेस पे आकर टकराना शुरू हो जाएंगे तो वो एक डिसऑर्डर स्टेट से ऑर्डर स्टेट में आ जाएंगे। तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि एड्जॉर्प्शन में एंट्रोपी क्या करती है? डिक्रीज करती है। एंथैल्पी क्या करती है? डिक्रीज करती है। और टी डेल्टा एस ये वैल्यू भी आपके पास क्या करती है? कम होती है, माइनस में जाती है। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही पढ़ा था हमने, डेल्टा जी। तो टी डेल्टा एस की वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो तभी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। एड्जॉर्प्शन इन जनरल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को ज्यादा करते जाते हैं जनरली तौर पे, एक चीज एब्जॉर्ब हुई हुई है और मैं यहां पर टेम्परेचर देता जा रहा हूं, इंक्रीज करता जा रहा हूं, नॉट एट द टाइम ऑफ एड्जॉर्प्शन, आफ्टर एड्जॉर्प्शन, तो क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जो है ये वाइब्रेट करके दोबारा इस सरफेस को लीव करना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें, ये अभी हमने पढ़ा था लैंगमुइर आइसोथर्म जो है, तो ये किस पे बेस करता है? ये यूनिमोलिकुलर मॉलिक्यूलर लेयर पर डिपेंड करता है कि जितनी लेयर होगी एक्चुअली वो एक मॉलिक्यूल जितनी विड्थ को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये आपके पास सरफेस केमिस्ट्री का तकरीबन जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है वो आप लोगों से डिस्कस किए हैं। मजीद भी जो एक दो पॉइंट्स हैं हमारे, हम उनको क्लियर कर लेते हैं। मैं भी देख लेता हूँ इंशाल्लाह ताला, और फिर वो आपको ना ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। नोट्स आपके पास ग्रुप में आ चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था एब्जॉर्प्शन से, कि ये सरफेस फिनोमेना है। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बॉडी के अंदर जो चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है वो है। एब्जॉर्बेट था वो सब्सटेंस जो सॉलिड पे हो रहा था, और एब्जॉर्बेंट कौन सा था? जो सॉलिड सरफेस थी। चारकोल वगैरह इस्तेमाल होता है जो कि डीकलराइजेशन करता है, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन आ गई थी। फिजिकल एड्जॉर्प्शन आती है जो वंडरवाल फोर्सेस की वजह से होती है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन आती है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से होती है। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो पहले रिकॉर्ड नहीं हो सका था, वो रिकॉर्ड भी हो गया। रिमेनिंग जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप काइंडली ग्रुप में पूछ लीजिएगा। आज आपका टाइम ज़्यादा हुआ,
लेकिन इंशाल्लाह ताला कल और परसों तक मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री को वाइंड अप करते। चले जी, खुश रहे जी, जज़ाकल्लाह खैर। कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप डायरेक्टली मुझे कर दीजिएगा मैसेज, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।